Hello friends, welcome to this channel. Today we are going to talk about some new words and sentences that we use in our day-to-day life. स्पोकन इंग्लिश की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्पोकन इंग्लिश की इस क्लास में कुछ नए नए फ्रेजेस और वर्ड्स सीखने वाले हैं जिनका प्रयोग हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। ठीक है, पहली क्लास में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी और जो चीज़ें कुछ बची थी आज उनका डिस्कशन हम इसमें करेंगे। तो आज जो मैं सेंटेंसेस और जो फ्रेजेस आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश के, नॉर्मली उनका प्रयोग तब किया जाता है, स्पेशली इनका जो यहाँ पे लिखे हैं, इनका प्रयोग आपको तब करना है जब आप किसी मेहमान से मिलें या अपने यार दोस्त से मिलें, कोई आपके घर पे आए उस टाइम पे, या कहीं रास्ते में ही आप किसी से मिलें उस टाइम पे अगर आपको बातचीत शुरू करनी है किसी के साथ या फिर वही इंग्लिश में आपसे बातचीत करना चाहता है, तो उस टाइम पे किस तरह के सेंटेंसेस और किस तरह के फ्रेजेस का प्रयोग किया जा सकता है इंग्लिश बोलने के लिए, वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, तो सिचुएशन आपको समझ में आ गई कब आपको बोलना है इन सभी चीज़ों को जो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। देखिए, शुरू में जब आप किसी से मिलें, मान लीजिए आप अपने घर पे हैं, कोई रिश्तेदार आया या कोई और आया, कोई गेस्ट आपका जब आपसे आया, मतलब आपके घर पे आया, तो उस टाइम पे सबसे पहले क्या बोला जा सकता है? यही नमस्कार, नमस्ते, हेलो, हाय, ये सब। तो मान लेते हैं नमस्कार। ठीक, और नमस्कार को इंग्लिश में गुड मॉर्निंग बोला जाता है। इसकी जगह पे नमस्ते भी हो सकता है, अलग की बात है, लेकिन इसके लिए गुड मॉर्निंग। एक चीज़ याद रखिएगा, सुबह के टाइम में गुड मॉर्निंग का प्रयोग किया जाता है। सुबह से दोपहर तक आपको गुड मॉर्निंग बोलना है, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक गुड आफ्टरनून बोलना होगा, और 5 बजे के बाद, शाम 5 बजे के बाद आपको गुड इवनिंग बोलना होगा। समझ में आया? किसी से भी आपका मतलब कोई रिश्तेदार आएगा तो ज़ाहिर सी बात है आपसे बड़ा ही होगा, हो सकता है, और कोई भी हो, अगर आप चाहते हैं उससे नमस्ते करना, नमस्कार करना, तो आपको यही बोलना है फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग। लेकिन टाइम याद रखिएगा बस, कब क्या बोलना है। अगर आप शाम के टाइम पे किसी अपने रिश्तेदार से गुड मॉर्निंग बोल देंगे तो फिर गलत है, और अगर दोपहर के टाइम पे आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे तब भी गलत है, क्योंकि वो गुड आफ्टरनून का टाइम है। दोपहर में 2 बजे के बाद, 2 बजे या 3 बजे कोई आता है आपसे मिलता है, उस टाइम पे अगर आप लोग गुड इवनिंग बोलेंगे तब भी वो भी गलत, गुड मॉर्निंग भी गलत होगा क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है नहीं। तो उस टाइम पे गुड आफ्टरनून बोलना है, गुड आफ्टरनून अंकल, गुड आफ्टरनून आंट, ऐसे जिसको जो भी हो इस तरह से बोलना है। तो समझ में आया ये वाला कॉन्सेप्ट? गुड मॉर्निंग कब बोलना है? नमस्कार के लिए बोलना है, लेकिन गुड मॉर्निंग सुबह के टाइम में। तो सबसे पहले आपको शुरुआत यहाँ से करनी है, गुड मॉर्निंग, जो कोई आया हो, सर, अंकल, आंटी, जो कुछ भी। सो गुड मॉर्निंग अंकल, मान लीजिए ये वाला, ये पहला वाला है जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं इंग्लिश बोलने की। इसके बाद दूसरा वाला, पहला वाला खत्म होगा ना, दूसरा तब यही बोला जाता है, आप कैसे हैं। तो इसको इंग्लिश में अगर बोलना होगा तो ये बोलना होगा हाउ आर यू। वैसे ये बहुत कॉमन है, सबको पता होता है, लेकिन इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो सबको नहीं पता होता, इसलिए आप इसको ज़रूर जान लीजिए। आप कैसे हैं इसको इंग्लिश में हाउ आर यू बोला जाता है, ये तो ठीक है। इसके आगे कुछ और लिखा है, हाउ डू यू डू। हाउ आर यू और हाउ डू यू डू दोनों का हिंदी मतलब होता है आप कैसे हैं। समझ में आ रही बात ना? आप कैसे हैं इसी को इंग्लिश में हाउ आर यू कहा जाता है, ये तो बहुत कॉमन है, सब जानते हैं इसको, लेकिन इसी को हाउ डू यू डू भी बोला जाता है। और इसकी खासियत ये है, जो हाउ डू यू डू है, इसका प्रयोग आपको किसी ऐसे आदमी के साथ करना है जिससे आप ज़िंदगी में कभी नहीं मिले हैं। समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाउ डू यू डू किसी भी आदमी से तब बोला जाता है जब आप ज़िंदगी में उससे पहली बार मिल रहे हों। इसका मतलब वो आदमी पूरा एकदम नया है आपके लिए, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। उसी टाइम पे आप बोलना है आपको हाउ डू यू डू। उस टाइम पे अगर आप हाउ आर यू बोल देंगे तो गलत माना जा सकता है, क्योंकि ये हाउ डू यू डू का मतलब ही ये होता है आप कैसे हैं, लेकिन ये यही दिखाता है कि मतलब अगर कोई किसी से बोल रहा है तो मतलब वो ज़िंदगी में सबसे पहली बार उससे मिलने जा रहा है, इससे पहले वो दोनों कभी मिले नहीं हैं। एक चीज़ और, अगर कोई हाउ आर यू बोले मतलब आप कैसे हैं, तो इसका जवाब ये कह के दिया जा सकता है कि मैं फ़ाइन, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ, या केवल फाइन। तो ठीक है, हाउ आर यू का जवाब फाइन हो सकता है, गुड हो सकता है, ग्रेट हो सकता है, आई एम ग्रेट, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम वेल, ये सब सही है हाउ आर यू के लिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई हाउ डू यू डू बोले तो इसका जवाब आप ना तो फाइन बोल सकते हैं, ना तो ग्रेट बोल सकते हैं, ना तो वेल, ना तो गुड, कुछ नहीं। हाउ डू यू डू का जवाब हाउ डू यू डू ही होता है, इतना याद रखिए। ये पूरी तरह से इसी तरह से बोलना है। अगर आपने हाउ आर यू वाला आंसर जो है, इसका उत्तर आपने इसमें दे दिया तो गलत होगा।
क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इंग्लिश चलती है ना, उसके नियम के हिसाब से हाउ डू यू डू का आंसर जो होता है, इसका जो जवाब होता है वो हाउ डू यू डू ही होता है। वैसे आपको सुनने में थोड़ा अजीब सा लगेगा कि आप कैसे हैं, और जवाब में अभी यही आ रहा है कि आप कैसे हैं, वो अलग की बात है। लेकिन अब देखिए, हर देश का अपना अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग नियम होता है। बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं दुनिया में, और इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा गया है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इस हिसाब से इंग्लिश का जो नियम कहता है, अगर आप कहीं किसी से बोलें हाउ डू यू डू, तो उसका जवाब भी हाउ डू यू डू ही होगा। अगर कोई फाइन बोल रहा है, कुछ और बोल रहा है, तो गलत होगा फिर। ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया। अब आप कैसे हैं, अगर किसी से पूछना हो आप कैसे हैं, तो इंग्लिश में बोलिए हाउ आर यू। हाउ आर यू तभी बोलना है जब आप नॉर्मल हो, कोई यार दोस्त हो, मतलब रिश्तेदार हो जिससे आप बार बार मिलते हैं, तो हाउ आर यू बोला जा सकता है। लेकिन अगर पहली बार मिल रहे हैं, मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, उसकी शादी है, उसमें उसने आपको इनवाइट किया है, आप वहाँ पे गए, तो उसने वहाँ पे आपको अपने एक नए दोस्त से मिलवाया। मतलब आपके दोस्त का दोस्त अब आपसे मिलने जा रहा है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कभी मिले भी नहीं। तो उस टाइम पे अगर आपको पूछना हुआ कि आप कैसे हैं, मतलब आप अपने दोस्त के दोस्त से पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं, तो उस टाइम पे आपको क्या बोलना है, हाउ डू यू डू। और ये हाउ आर यू बोलना सही नहीं उस टाइम पे, क्योंकि कोई भी कह सकता है कि आप रॉन्ग हैं, यहाँ पे आप गलत हैं। समझ में आया। और इसका जवाब भी सामने वाला हाउ डू यू डू देकर ही बोलेगा, और उसके बाद जो कुछ बोलना हो तो आगे बोला जा सकता है। समझ में आया। तो ये वाला हो गया। इसके आगे ये, अब किसी ने अगर पूछ ही लिया आपसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू, और हाउ डू यू डू का जवाब तो मैंने बता दिया। अब हाउ आर यू अगर किसी ने पूछा है आपसे कह के, तो आप बोल सकते हैं बहुत बढ़िया, शुक्रिया, आप कैसे हैं। नॉर्मली ऐसे बोला जाता है। तो इंग्लिश में अगर इसी को बोलना होगा तो आप कैसे बोलेंगे, देखिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया आपको, मतलब पूछने के लिए शुक्रिया आपको, आप कैसे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद, आप कैसे हैं। अब अगर यही चीज़ आपको बोलनी है और वो भी इंग्लिश में, आप बोल सकते हैं वेरी वेल, या फिर आप ये भी कह सकते हैं आई एम वेरी वेल। देखिए, दरअसल स्पोकन इंग्लिश में चीज़ों को बहुत शॉर्ट करके बोला जाता है, बहुत लंबा करके नहीं बोला जाता। तो ठीक है, उस तरह से भी बोला जा सकता है, लेकिन अगर आप ये भी बोल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वेरी वेल, बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया, थैंक यू, धन्यवाद, उसके बाद एंड यू। एक चीज़ याद रखना, जैसे यहाँ पे दिया गया है ना, बहुत बढ़िया, मैं बहुत अच्छा हूँ, शुक्रिया आपको, आपको धन्यवाद, आप कैसे हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, धन्यवाद, और आप कैसे हैं। तो यहाँ पे जो आप कैसे हैं ये लिखा है ना, इसके लिए आपको दोबारा हाउ आर यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक बार सवाल में ये पूछा जा चुका है, ये बोला जा चुका है कि आप कैसे हैं। तो इस तरह से आप इसको एंड यू बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे आपको पूरा पूरा हाउ आर यू नहीं बोलना है, आप केवल इतना भी बोल देंगे ना, तो भी वो पूरा पूरा आदमी समझ जाएगा कि ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, इसलिए आपको हाउ आर यू ना बोल के केवल एंड यू बोलना है, बस बात खत्म। इसके आगे जवाब में क्या बोला जा सकता है, मैं भी अच्छा हूँ। अगर कोई ये बोले मैं अच्छा हूँ ऑलरेडी, और आपको भी कहना है मैं भी फाइन, मैं भी अच्छा हूँ, तो आप क्या बोल सकते हैं, आई एम ऑल्सो फाइन। वैसे नॉर्मली लोग केवल फाइन बोल के काम खत्म कर देते हैं, अगर आप चाहें तो आप वहीं पे छोड़ सकते हैं, नहीं तो पूरा बोल सकते हैं आई एम फाइन, या फिर आई एम ऑल्सो फाइन। ये आई एम पढ़िए या फिर आई एम पढ़िए, बस इतना भी सही है। और बोलने में शॉर्ट करके ही चीज़ों को बोला जाता है, ताकि बहुत कुछ बोला जा सके थोड़े से टाइम में, इसलिए इसको एम ही बोला जाता है। सो आई एम ऑल्सो फाइन, तो मैं भी अच्छा हूँ, यहाँ तक अगर आपको बोलना होगा इस तरीके से। अब इसके आगे और क्या बोला जा सकता है, देखिए, आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई। जनरली लोग ऐसा बोलते हैं, अगर आपको भी यही बोलना हो, सेम यही चीज़ जो लिखा है यहाँ पे, तो इसके लिए आप इंग्लिश में बोल सकते हैं आई एम ग्लैड टू सी यू। इसका मतलब यही होता है, जो हिंदी में आप इस तरह से बोलेंगे ना, आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, सेम यही चीज़ इंग्लिश में ऐसे बोला जाता है, आई एम ग्लैड टू सी यू। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ पे ना ये जो आई एम लगा है, इसको लोग लगाते नहीं हैं, वो सीधा ही बोलेंगे ग्लैड टू सी यू। वैसे गलत ये भी नहीं है, अगर आप चाहें तो आई एम बोल सकते हैं या फिर एम बोल सकते हैं, लेकिन केवल इतना ही अगर कोई बोल दे ग्लैड टू सी यू, इसका मतलब भी यही होता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। तो ग्लैड टू सी यू, या फिर ग्लैड की जगह पे कभी कभी प्लीज्ड लगा के बोला जाता है, प्लीज्ड टू सी यू, या फिर आई एम प्लीज्ड टू सी यू। गलत वो भी नहीं है, मतलब उसका भी सेम वही है जो इसका होता है। ठीक है, मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली लोग ये सब लगा के बोलते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये सब भी जानना कि इन सब का भी प्रयोग इसी सेंस में होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई बोले आई एम ग्लैड टू सी यू, या फिर ओनली ग्लैड टू सी यू, सही दोनों है। अब इसके जवाब में अगर आप ये कहना चाहें, जैसे किसी ने अगर
अगर आपने ये बोला तो सामने वाला यही बोलेगा फिर कि मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। या फिर अगर किसी ने पहले ये बोल दिया कि आपसे मिलकर खुशी हुई, ठीक है, अब आप भी यही बोलना चाहते हैं कि मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, उस स्थिति में आपको कुछ नहीं करना, बस इसी के लास्ट में लाके टू लगा देना है, TOO, टू। इसका मतलब ये, जैसे इसने पहले वाले ने क्या बोला, ग्लैड टू सी यू, कि आपसे मिलकर खुशी हुई, अब आपको भी वही बोलना है कि मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। तो इतना तो पहले इसने बोला था, ग्लैड टू सी यू, तो उसी में आपको आगे टू लगा देना है बस, कि ग्लैड टू सी यू टू, मुझे भी मिलकर खुशी हुई। या फिर आप अलग से बोल सकते हैं, प्लीज़ टू सी यू, आई एम ऑल्सो हैप्पी। बहुत सारे तरीके होते हैं बोलने के, लेकिन नॉर्मली ऐसे बोला जाता है, ठीक। या फिर इसी चीज़ का जवाब ऐसे भी दिया जा सकता है, जैसे किसी ने कहा कि पहले ये बोला कि आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई, इसी चीज़ का जवाब आप ऐसे भी दे सकते हैं, ये मेरे लिए भी खुशी की बात है, इट्स माई प्लेजर। ठीक है, इसको देख के आपको कुछ याद आया? मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर कोई थैंक यू बोलता है ना, तो उसका जवाब भी ये दे के दिया जा सकता है कि मेरे लिए भी ये खुशी की बात है। आपने किसी का हेल्प किया, किसी की हेल्प की, उसने आपको थैंक यू कहा, तो नॉर्मली वेलकम या यू आर मोस्ट वेलकम यही सब बोला जाता है, लेकिन उसकी जगह पे अगर आप चाहें तो इट्स माई प्लेजर भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये मेरे लिए भी खुशी की बात है, कि किसी की मदद करना मेरे लिए खुशी की बात है। आप ये कहना चाहते हैं तो इट्स माई प्लेजर, और ये बोला भी जाता है, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा बोला जा सकता है। अब आगे, मान लीजिए सब लोग घर में बैठे हैं, कोई बाहर आया दरवाजे पे, वो बोल, तो अंदर वाले क्या बोलेंगे, देखो तो कौन है, देखो तो कौन है। इसको बोलना हुआ तो लुक हु इज इट, लुक हु इज इट। या फिर हु इज हियर, हु इज हियर मतलब हु इज एट द गेट, गेट पे कौन है, दरवाजे पे कौन है, ठीक है। तो उसके सेंस में आप ये बोल सकते हैं, देखो कौन है, लुक हु इज इट, देखो कौन है। एक चीज़ याद रखना, लुक और एक सी भी होता है, उसका मतलब भी देखना होता है, लुक, लेकिन दोनों में अंतर होता है। सी तब हम लोग तब लगाते हैं, SEE, उसका मतलब भी देखना होता है, और ये जो LOOK लिखा है ना, इसका मतलब भी देखना होता है। सी का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चीज़ हमें ऑटोमेटिक दिख जाती है, मतलब हम देखना नहीं चाहते लेकिन दिख जाती है। मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे थे, पीछे से आपके दोस्त ने आवाज़ दी आपको, अरे भाई सुनो यार मैं भी चल रहा हूँ, कुछ भी बोला पीछे से, आपने आवाज़ सुनी, आप पीछे घूमे उसे देखने के लिए, लेकिन उसी दोस्त के साथ में एक और लड़का था जो रेड कलर में, मतलब रेड कलर की शर्ट पहन के उसी के साथ जा रहा था, वैसे मेरी वाली भी रेड है। तो मान लीजिए आपके दोस्त ने आपको बुलाया और आप पीछे घूमे इसलिए कि अपने दोस्त को देख सकें, और दोस्त के साथ में एक लड़का और था जो रेड कलर की शर्ट में था। आपने अपने दोस्त को देखा तो उसी उसी वक्त आपने उसके बगल में खड़े लड़के को भी देख लिया। अच्छा, तो जो बगल में खड़ा लड़का दिखा उसी को कहा जाता है सी। मतलब आपका इंटेंशन नहीं था, आपने जानबूझकर नहीं देखा उस लड़के को, लेकिन आपके दोस्त ने आवाज़ दी, आपने अपने दोस्त को देखने के लिए पीछे घूमे आप, लेकिन चूंकि वो लड़का आपके दोस्त के बगल में ही था, आपने अपने दोस्त को देखा, बस उसी को देखते वक्त आपने उसको भी देख लिया क्योंकि वो बगल में ही खड़ा था या बैठा था। तो इसको कहा जाता है सी। आप जानबूझकर नहीं देखे उस लड़के को जो उसके बगल में बैठा था, लेकिन आपको दिख गया ना, आंख है तो दिख गई। आप देखना तो कुछ और चाहते थे, लेकिन साइड में कुछ और था तो वो भी दिख गया। लेकिन जब किसी चीज़ को ध्यान से देखा जाता है, जैसे कोई आपको दिखाए या आप खुद ही देखें, किसी ने आपसे कहा देखो ये वही कुत्ता है जिसने उसको काटा था, तो उसने अब ध्यान से कहा ना कि देखो ध्यान से, मतलब देखो देखो यही वो कुत्ता है जिसने उसको काटा था उस दिन। देखो ये वही फोटोग्राफ है जो मैंने और मेरे पिताजी ने लास्ट टाइम खिंचवाई थी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की बात कही जा रही है कि देखो कोई चीज़ थोड़ा ध्यान से देखो, देखो ये वही फोटो है जो मैंने अपने डैड के साथ लास्ट टाइम खिंचवाई थी। तो यहाँ पे ध्यान से दिखाने की बात हो रही है, थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पे आप ऐसे थोड़े देख रहे हैं, आप ध्यान से देख रहे हैं ना। कोई पिक्चर देखता है, जब फिल्म देखता है तो ध्यान से देखता है उसको, वो चाहकर देख रहा है ना वो फिल्म, ना चाहे तो ना देखे। इस तरह से कुछ चीज़ें जो आपको बिना चाहकर ही दिख जाए उसे कहा जाता है सी, और जब आप जानबूझ के कुछ देखते हैं तो उसे कहा जाता है लुक। समझ में आया ये? तो लुक कहाँ पे बोलना है, तो यही है, देखो कौन है, लुक हु इज इट, देखो कौन है, ठीक। इसके आगे, क्या आप मुझे देखकर चकित हो, चकित मतलब सरप्राइज्ड, क्या आप मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो, आर यू सरप्राइज्ड टू सी मी, क्या आप मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो, आर यू सरप्राइज्ड टू सी मी, आप ऐसे बोल सकते हैं।
आगे इसी कन्वर्सेशन को, इसी बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। कैसे कह के, सच में यार, हाँ सच में यार, मैं बहुत सरप्राइज हूँ तुम्हें यहाँ देख के। क्यों? क्योंकि मुझे लगा आप अमेरिका में हैं, मुझे ऐसा लगा यार आप अमेरिका में हो और आप तो यहाँ पे आ गए हो दरवाजे पे। तो उसने क्या कहा था, क्या आप मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो? आर यू सरप्राइज टू सी मी हियर? क्या तुम मुझे देखकर आश्चर्यचकित हो? तो आपने क्या कहा, सच में यार, रियली, हाँ ये सच है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मुझे लगा तुम अमेरिका में हो अभी। तो इस तरह से इसको अगर बोलना होगा, रियली यार, हाँ सच में, ठीक, सच में, सचमुच, सच्ची, इस सब के लिए रियली लगाया जाता है। ठीक, तो रियली यार, हाँ सही है, आई थॉट यू वर इन अमेरिका, और मुझे लगा तुम अमेरिका में हो यार, और तुम तो यहीं पे आ गए हो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। हाँ, ये वाला थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा बोला जाता है, स्पेशली इन दिस केस। अगर कोई जाता है ना किसी घर पे गेस्ट बन के, मेहमान बन के, तो ये वाला ऑप्शन जरूर मिलता है, आप क्या लेना पसंद करेंगे इसको। अब अगर आपको भी यही बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे फिर? ये जो इसके आगे लिखा है ये वाला बोल सकते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। इसका मतलब यही होता है हिंदी में कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या, अच्छा नीचे भी लिखा है, नीचे लिखा भी है, चाय या कॉफ़ी। आप क्या लेना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी और समथिंग एल्स, या फिर कुछ और। तो इतना आप याद रखिए, आप क्या लेना पसंद करेंगे, इसको इंग्लिश में कहा जाता है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। आप क्या लेना पसंद करेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। हालांकि यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है, चाय या कॉफ़ी, तो आप ऐसे बोल सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी, इस तरह से बोला जा सकता है। ठीक है, लेकिन इतना ज़रूर याद रखिए, आप क्या लेना पसंद करेंगे, इसको इंग्लिश में यही कहा जाता है व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। यहाँ पे दो ऑप्शंस दिए हैं, अब इसके आगे अगर आप खुद से जोड़ के बोलना चाहें कोई नई चीज़ की, आई डू नॉट वांट टू टेक ऑल दीज थिंग्स, रादर आई वांट टू हैव समथिंग डिफरेंट। सो दरअसल ये सारी चीज़ें बोलना थोड़ा कठिन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अभी आप लोग जीरो शुरू कर रहे हो। तो आगे जब मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन बताऊंगा ना कि कोई भी चीज़ ट्रांसलेट कैसे की जाती है इंग्लिश में, उसके बाद ये सब आप लोग भी बना सकते हो। लेकिन अभी नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए बस, उसके बाद आप लोग भी बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ और चीज़ें मैं आपको इंपॉर्टेंट जो है वो बता देता हूँ। देखिए, इन सभी सेंटेंसेस के बाद कुछ और सेंटेंसेस हैं जिस पर आपको ध्यान देना है, जो आपको याद रखना है। जो कहानी चल रही थी ना, सेम वही वाली कहानी थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले वाले में बताया, अगर आपको ये पूछना हो कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, तो आप सीधा बोल सकते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। अब ये बोलने वाले पे डिपेंड करता है वो चाहता क्या है। जो ऑप्शंस दिए गए थे उनमें से चाहता है या फिर कुछ अलग चाहता था। अगर अलग चाहता तो अलग से बोल देता, ठीक है, लेकिन नॉर्मली ऐसा ही बोला जाता है, इसलिए आप उतना याद रखें बस। देखिए, अब उसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आओ अब खाना खाएं, ये तो बोलना ही होता है नॉर्मली, अगर कोई गेस्ट आएगा आपके घर पे तो इतना तो पूछना होगा आपको, आओ अब खाना खाएं। तो इसके लिए अगर बोलना होगा तो लेट्स हैव द फूड नाउ, लेट्स हैव द फूड नाउ। वैसे इसको आप केवल लेट अस बोल सकते हैं, या फिर दोनों को मिला के लेट्स, ऐसे भी बोला जाता है। और स्पोकन इंग्लिश में अगर आप पर्सनली मुझसे पूछें तो इसको लेट्स से ही पढ़िए, लेट्स। और इसको लेट अस बोलेंगे तो बोलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए इसको लेट्स से ही पढ़िए। तो इसको अगर इंग्लिश में बोलना होगा तो लेट्स हैव द फूड नाउ, चलिए अब खाना खाते हैं, या आओ अब खाना खाते हैं। ठीक, इसके आगे आप जब यहाँ आएँ मुझसे मिलें। मान लीजिए कोई शहर है, वहाँ पे कोई रहता है, तो कोई बहुत दूर से आया है, अब आपको ये कहना है कि आप जब कभी भी यहाँ पे आएँ तो मुझसे मिलें। उस केस में आपको ये वाला प्रयोग करना है, आप जब यहाँ आएँ मुझसे मिलें। तो इसको अगर आपको बोलना होगा तो ये वाला बोलना है फिर, मीट मी व्हेन एवर यू कम हेयर। जब कभी भी आप यहाँ आएँ मुझसे मिलें। मीट मी व्हेन एवर कर दीजिए, या फिर केवल व्हेन ही बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये होता है जब कभी भी, और अगर ये आगे हटा देंगे तो हो जाएगा जब भी आप यहाँ पे आएँ। तो आप जब भी यहाँ पे आएँ या जब कभी भी यहाँ पे आएँ तो मुझसे मिलें। तो मीट मी व्हेन एवर यू कम हियर, आप यहाँ पे जब भी आएँ तो मुझसे मिलें। ठीक है, इसको सेम ऐसे बोलना है, कुछ करना नहीं है। इसके आगे आइए मैं आपको अपने परिवार से मिलाता हूँ, ये वाला भी खूब बोला जाता है। अगर आपको किसी को इंट्रोड्यूस करना हो, किसी को बताना हो, जैसे अपने दोस्त को बताना हो, देखो ये मेरे डैड हैं, ये मेरी मॉम है, ये मेरी सिस्टर है, मेरे ब्रदर हैं, इस तरह से आप कह सकते हैं। सेम उसी फॉर्मेट पे, मतलब जैसे मैं बताने चल रहा हूँ ना, इसी पे आप कुछ भी बोल सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे चेंज किया जाता है। देखिए, आइए मैं आपको अपने परिवार से मिलाता हूँ। ठीक है, अगर इसको इंग्लिश में बोलना होगा तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई फैमिली। इसको सेम ऐसे बोलना है, आइए मैं आपको अपने परिवार से मिलाता हूँ।
लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई फैमिली। अब इसी चीज़ को थोड़ा दूसरे वे में देखते हैं, थोड़ा दूसरे तरीके से देख लेते हैं कि इसी फॉर्मेट पे अगर और सेंटेंसेस बनाने हो आपको तो कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ पे यही लिखा है ना, आइए मैं आपको अपने परिवार से मिलाता हूँ। अब इसी परिवार की जगह पे आप कुछ और बोल सकते हैं जिनसे आप किसी और को मिलाना चाहते हैं। जैसे आइए मैं आपको अपने पापा से मिलाता हूँ। यहाँ पे परिवार की जगह पे पापा कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना है, जैसे है सब कुछ वैसे ही रहेगा, थोड़ा सा चेंज करना है बस। परिवार की जगह पे अगर आप पापा से मिलाना चाहते हैं सीधा पापा लिख दीजिए, डैड कर दीजिए, फादर कर दीजिए। अगर आप अपनी माँ से मिलाना चाहते हैं तो यहाँ पे सीधा मदर कर दीजिए। अगर आप बहन से मिलवाना चाहते हैं तो यहाँ पे केवल सिस्टर कर दीजिए। समझ में आ रही है ना बात? बस आपको इतना ही करना है, इस सब पूरा जो सिस्टम है ना आगे वाला सब ऐसे ही रहना है, केवल यही मेन जगह ये ना फैमिली परिवार, बस यही चेंज करना है आपको। आइए मैं आपको दादाजी से मिलवाता हूँ, ग्रैंडपा से मिलवाता हूँ, ग्रैंड मदर से मिलवाता हूँ। उस स्थिति में आपको एक शब्द चेंज करना है केवल। जैसे यहाँ पे लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई फैमिली, यही हटा देना है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी माँ से मिलवाता हूँ तो फैमिली की जगह पे आप मदर लगा दीजिए, और इसकी जगह पे ग्रैंडफादर कर दीजिए या फिर ग्रैंडपा कर दीजिए, दादाजी से मिलवाना हो तो। और कुछ नहीं करना है, बस यही एक चीज़ बदलना है आपको। बस डिपेंड करता है आप किससे किसको मिलवाना चाहते हैं। ठीक है, मैं आपको अपने टीचर से मिलवाता हूँ तो आप यहीं पे बोल सकते हैं टीचर लिख दीजिए, बस बात खत्म। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई टीचर, बस। तो कुल मिला के यहीं पे बदलना है जो कुछ बदलना हो। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। समझ में आया? इसके आगे अब इतना तो बोल दिया उसने, आइए मैं आपको अपने परिवार से मिलाता हूँ। अब परिवार में है कौन कौन ये देखिए। अब आगे वही बोल रहा है फिर से, ये मेरी पत्नी दिशा। मतलब जो आदमी ये बोल रहा ना कि आइए मैं अपने परिवार से मिलाता हूँ, उस परिवार में अब वो बता रहा है उसके परिवार में है कौन कौन। ये मेरी पत्नी दिशा, मेरी बेटी दिया और मेरा बेटा देवांश। इतने लोग हैं उस फैमिली में जिससे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है किसी आदमी को। समझ में आया? ऐसे ही ज़रूरी नहीं आप यही सब बोलें, आप अपने फैमिली में जो कोई भी हो उसके अकॉर्डिंग आप प्रयोग कर सकते हैं। ये तो बस केवल एग्जांपल दिया गया है ना आपको, कि अगर आपको बोलना हो कभी भी इस तरह की चीज़ें जैसे यहाँ पे दिया गया है, नॉर्मली बोला ही ऐसा जाता है, तो आप केवल नेम चेंज करिए बस। जैसे यहाँ पे दिया है ना दिशा, मतलब इसकी पत्नी का नाम दिशा था तो इसने दिशा बोल दिया। अब आपकी पत्नी का नाम जो कुछ हो वो बोल दीजिए, और अगर पत्नी के बारे में नहीं बताना है तो मत बोलिए, इतना हटा दीजिए उसको। आगे वाला बोलना हो मेरी बेटी दिया और मेरा बेटा देवांश, तो कुल मिला के बोला पूरा पूरा इतना जाता है। अब अगर आपको इसमें से कुछ नहीं बोलना है तो उसको हटा दीजिए, और नहीं तो अगर सब बोलना है तो बस केवल यही चेंज कर दीजिए। जैसे इसमें दिया है पत्नी का नाम दिशा, तो दिशा हटा दीजिए, उसकी जगह पे आप अपनी पत्नी का नाम लगाइए। बाकी यहाँ पे बेटी दिया, दिया तो इसकी बेटी का नाम है, अब वो उसको हटा दीजिए, फिर आप अपनी बेटी का नाम लगाइए। और मेरा बेटा देवांश, और देवांश अगर आपका कोई बेटा है तो देवांश हटा के उस पर वो नाम लिखिए जो आपके बेटे का नाम है। समझ में आया? तो बस इतना हिस्सा करना है। तो ये मेरी पत्नी, तो इसने पहले कहा आइए मैं आपको अपने परिवार से मिलाता हूँ। अब बता रहा है कि ये मेरी पत्नी दिशा, मेरी बेटी दिया और मेरा बेटा देवांश। ठीक है, तो यही अब इंग्लिश में बोलना है। देखिए, प्लीज़ मीट, कृपया मिलिए, किससे? माई वाइफ दिशा, माई डॉटर दिया एंड माई सन देवांश। समझ में आया? यही सेम चीज़ यहाँ पे लिखा गया है इंग्लिश में, प्लीज़ मीट माई वाइफ दिशा, माई डॉटर दिया एंड माई सन देवांश। तो इसको सेम ऐसे ही बोलना है। देखिए, कुल मिला के इसको याद तो करना होगा आपको। अगर आपको नियम कानून नहीं पता है पूरा विषय, तो इतना याद रहना चाहिए आपको, ताकि कहीं भी बोलना हो तो बस केवल थोड़ा थोड़ा चेंज करके आप बोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, केवल नाम चेंज करना है यहाँ पे बस, और पूरा जो ऐसे बोला गया है एकदम ऐसे ही करना है। जैसे वहाँ पे यहाँ पे नाम चेंज करना है ना, प्लीज़ मीट किसी से भी करना है। अगर आपको ये कहना है कृपया इनसे मिलें, उनसे मिलें, उनसे मिलें, तो आप केवल इतना बोलिए प्लीज़ मीट। तो कुल मिला के पूरा सिस्टम ऐसा ही रहेगा। ये वाला नाम चेंज करना है, जैसे यहाँ पे दिशा लिखा है, यहाँ पे दिया लिखा है, और यहाँ पे देवांश, तो इसकी जगह पे आप अपने अकॉर्डिंग अपना नाम या अपने बच्चों का नाम फिट कर सकते हैं। ठीक है, अब सामने वाला वो जो है ना, सामने वाला आदमी वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो जवाब दे रहा है। देखिए, आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं। ठीक है, तो अगर आपको भी कहीं ऐसा बोलना हुआ, मान लीजिए कोई आपके घर पे आया है, तब इसमें से कुछ सेंटेंसेस आपको बोलने पड़ सकते हैं। या आप खुद किसी के घर पे गए हैं और आप उससे इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, तो कुछ तो वो बोलेगा और कुछ आप बोलेंगे अपनी तरफ से। मान लीजिए कोई आपके घर पे आया है तो आपको ये बोलना पड़ेगा फिर कि मिलिए मेरे परिवार वालों से, मेरी पत्नी दिशा, मेरी बेटी दिया और ये सब मेरा बेटा देवांश, ये आपको बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी के घर पे गए हैं तो वो खुद बताएगा फिर कि इनसे मिलिए, इनसे मिलिए, इनसे मिलिए। उस स्थिति में आपको ये नहीं बोलना होगा, फिर आपको ये बोलना पड़ेगा कि आपके बच्चे तो बड़े प्यारे हैं।
थोड़ा तारीफ़ करने में क्या जाता है, इतना तो बोल ही सकते हैं। आपके बच्चे तो बड़े प्यारे हैं, बच्चे वैसे सबके प्यारे होते हैं, तो हर माँ बाप के लिए उसके बच्चे प्यारे ही होते हैं। तो आपके बच्चे बहुत प्यारे हैं, अगर आपको ये बोलना है उसके लिए आप कह सकते हैं यू हैव लवली चिल्ड्रन, बस बात ख़त्म। अब अगर दोनों आप याद रखेंगे, क्योंकि ये पता नहीं ना कि रिश्तेदार केवल आपके ही घर पे आएंगे, हो सकता है आप ही रिश्तेदार बन के किसी घर जाएं, उस टाइम पे कोई इसको बोल दे तो आप क्या करेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अगर एक ही याद रहेगा तो दोनों में से कोई एक ही याद है आपको तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन दोनों याद है तो आप घुमा फिरा के बोल सकते हैं। कोई आपके घर पे आया तो ये वाला बोल दीजिए, और आप किसी के घर पे गए हैं मेहमान बन के तो आप ये वाला बोल दीजिए, बात खत्म। समझ में आया? इसमें ज़्यादा कुछ करना ही है, बस जो जैसा दिया है ऐसे याद करके ऐसे बोलना। आगे, मुझे लगता है हम पहले मिल चुके हैं, ठीक है। ऐसा आपको भी अगर बोलना हो कभी, मुझे लगता है हम कभी मिल चुके हैं पहले ही, वो ये भी बोल रहा है मुझे लगता है हम पहले मिल चुके हैं। अब इसको इंग्लिश में बोलना होगा सीधा सीधा ऐसे, आई थिंक वी हैव मेट बिफोर, आई थिंक वी हैव मेट बिफोर। हमें लगता, मतलब मुझे लगता है हम पहले मिल चुके हैं कहीं पे, आई थिंक वी हैव मेट बिफोर, ठीक है। तो यही है, एक ही याद रखना यहाँ पे जो दिया है ना आई थिंक, इसका मतलब यही है कि मुझे लगता है। वैसे थिंक मतलब सोचना होता है, सोचना या लगना बात वही है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे ही बोला जाता है कि आई थिंक मतलब मुझे लगता है। आई थिंक यू आर ब्लाइंड, मुझे लगता है तुम अंधे हो। आई थिंक यू आर अ गुड पर्सन, मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे आदमी हो, ठीक है। तो कभी भी अगर बोलना हो मुझे लगता है कोई चीज़, देखने में कोई चीज़ लगता है, तो आप ये बोल सकते हैं आई थिंक, ठीक है। वहाँ पे आप इसका मतलब ये मत निकालना मुझे, मैं सोचता हूँ ऐसा, क्योंकि थोड़ा सा वो सेट नहीं हो पाएगा फिर हिंदी में मीनिंग। तो इसका मतलब ऐसे ही लगाना, मुझे लगता है मतलब आई थिंक, ठीक है। तो इसी तरह से बोला जाता है आई थिंक वी हैव मेट बिफोर, मुझे लगता है हम लोग पहले कहीं मिल चुके हैं। आगे, अच्छा हम चलते हैं। अब कोई मेहमान बन के आया है या आप ही गए हैं कहीं पे, तो आपको बोलना पड़ेगा ना, कोई तो बोलेगा इसको कि अच्छा ठीक है अब सब कुछ हो गया, अब हम चलते हैं। तो अच्छा अब हम चलते हैं, इसके लिए लेट्स गो नाउ, लेट अस गो नाउ। इसके लिए अच्छा अब हम चलते हैं, लेट अस गो नाउ, या अब हमको चलना चाहिए, लेट अस गो नाउ, ठीक है। तो अब हमको चलना चाहिए, लेट अस गो नाउ, ओके लेट अस गो नाउ। तो इस तरह से आप इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। आगे, ऐसी भी क्या क्या जल्दी है, थोड़ा देर रुको ना, ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ा देर रुको ना, ऐसे भी बोला जाता है। तो अगर आप बात को बढ़ाना चाहते हैं कुल मिला के तो कह दीजिए यहाँ पे ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर रुको ना। तो इसके लिए व्हाट्स द हरी, एक्चुअली इतना नहीं होगा, ये थोड़ा ऐसे होता है, व्हाट्स द हरी, इतनी भी क्या जल्दी है, व्हाट्स द हरी। अब अगर कहीं पे आपको केवल इतना ही बोलना है कि व्हाट्स द हरी, मतलब इतनी भी क्या जल्दी है यार। अगर कोई बोल रहा है कहीं जाने के लिए, कोई काम करने के लिए, चलो ये काम कर लेते हैं, अरे यार इतनी भी क्या जल्दी है, बाद में भी किया जा सकता है ना काम। तो व्हाट्स द हरी, इसका मतलब केवल इतने के लिए आप बोल सकते हैं इतनी भी क्या जल्दी है, व्हाट्स द हरी, ठीक है। अब इसके बाद व्हाट्स द हरी, प्लीज स्टे अ लिटिल मोर, थोड़ी देर के लिए और रुक जाओ, इतनी जल्दी क्या है जाने में, जाने के लिए। तो आपको अगर पूरा पूरा बोलना हो तो इतना बोला जा सकता है, नहीं तो केवल इतना ही बोल दीजिए, व्हाट्स द हरी, इतनी भी क्या जल्दी है, प्लीज़ स्टे अ लिटिल मोर, थोड़ी देर और रुक जाओ, ठीक है। इसके बाद ये वाला हो गया, अब अंतिम वाला एक जो बचा है वो वाला देख लीजिए, बस बात खत्म। मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। मान लीजिए कहीं पे कोई गया था, उसकी मेहमान नवाजी अच्छे से हुई, ठीक। अब वो ये कहना चाहता है, और नॉर्मली लोग बोलते हैं कभी कभार ऐसे कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा काम कर दिया है कि मेरे पास शब्द नहीं है, आपको थैंक यू कैसे कहूँ, ठीक है। तो वही ये भी बोल रहा है, मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है, मतलब मैं खुद नहीं जानता कि मैं कैसे आपका थैंक यू कहूँ कि आपने मेरे लिए इतना अच्छा काम कर दिया है, ठीक है। तो वैसे थोड़ा बड़ा है देखने में, लेकिन बोला जाता है, इसलिए अगर आप बोल नहीं सकते तो कम से कम जानते रहिए कि इसको इसी तरह से बोला जाता है, ताकि आप किसी से अगर कन्वर्सेशन करते हैं इन फ्यूचर, किसी से आप बात करेंगे तो उस टाइम पे अगर वो यूज़ भी कर देगा इसको, तो आप समझ तो सकते हैं ना, कम से कम बोल नहीं सकते हैं पहली बार में, एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड दैट, कम से कम आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐसे ही करना है, मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। देखिए, तो इसको अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई थैंक्स टू यू, आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई थैंक्स टू यू। इसको सेम ऐसे ही बोलना है। हो सकता है थोड़ा सा आपको बड़ा लगे ये बोलने में, अगर आप नहीं बोल सकते हैं तो अलग की बात है, लेकिन याद रखिएगा बस, क्योंकि अगर कोई कभी बोलेगा तो आपको समझ में आना चाहिए, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, ठीक है। इसके साथ अगर आप कुछ इंग्लिश में सुनते हैं तो वो और भी इम्पोर्टेंट होगा। याद रखें, बोलना तो ठीक है, लेकिन कोई चीज़ समझ में भी आना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
Just think, you are able to speak all the sentences and words, but you cannot understand the person who is speaking before you. So how will you be able to manage the situation? It will be really very tough for you to handle the situation or conversation that you are going to have with somebody. अगर आप इस तरह की चीज़ें मतलब आप बोल सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते तब भी दिक्कत है। इसलिए सुनने की भी आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। अब वो कहीं से सुनिए, चाहे न्यूज़ सुनिए, कुछ और सुनिए, लेकिन इंग्लिश में सुनने की आदत डालिए। तभी आपका दिमाग उतना तेज़ काम करेगा। कोई जैसे सवाल करेगा तुरंत जवाब आपको देना है। ये तभी हो सकता है जब आप सोचना शुरू करेंगे उसके बारे में। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। बट शुरुआत में आप क्या कर सकते हैं, सुनने की आदत कैसे हो सकती है? जैसे मैंने बताया, मोबाइल फ़ोन से आप कर सकते हैं, न्यूज़ चलता है इंग्लिश में, उसको सुन सकते हैं 2-4 मिनट, एंड आफ्टर दैट यू कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इन हिंदी, राइट। So these were the things that I wanted to tell you, and I'm sure that you'd have learned lots of things from all these things that I've told you here. All right, and I hope you'll be doing the practice as well, because all these things that I've been teaching here. So it is important for you to practice all these things. You have to learn the sentences, all these things that I've told you here, sentences and phrases that I've been teaching you here in my class. First of all, you have to learn these things, right? And after that, you have to practice with somebody. It does not matter with whom you're going to practice, but you have to use all these things in your day-to-day life. Only then there is a possibility that you will be able to speak it. Otherwise, there is no guarantee for this thing. There are many people in this world who have good knowledge of English, but even then they are not able to speak even a single word of English. And this is the main reason, because they have learned almost all the rules and regulations of English, but even then they have never tried to speak it. And I think I've told you already about this thing in my previous videos. There are many people in this world who have got good knowledge, but even then they are not able to speak it. When it comes to speak, at that time they say that sorry, we can't do this work. And it is just because of this thing that they are not in the habit of speaking. You have seen these things, that there are many students who have good knowledge. If you ask them for translating something, they can translate, especially in rural areas. You have seen lots of students, even I have seen, and you have seen it too. If you are from a rural background, there are many students who have got good knowledge of English. They know all the rules and regulations of tenses, passive voice, narration, and they can translate anything. But if you ask them to speak English, at that time they can't do it, because they do not practice, they do not use it in their day-to-day life. So for speaking, it is very important for all of us to keep on using all these phrases and sentences in our life if you want to become a fluent speaker. Okay, and fluency will come when you are going to start speaking, only after that. So we have not to care for all these things. For the fluency, this much, I mean that much, we have not to worry a lot about the fluency, because in the beginning we have to just start using the words, and after that the fluency will come automatically. Just keep this thing in your mind. If you practice, you'll be able to speak. Without practice, you can't speak it. It does not matter how much knowledge you have got. Okay, so with all these things, I would like to conclude this video here, and we'll meet in some other video. Till then, take care, keep smiling, keep smiling, and keep laughing like this, and keep learning also. That is the most important thing of this video. So we'll meet in some other video. Till then, take care and goodbye.